अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते समय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते समय कई ऐसी शब्दावली आती है जिनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। तो वो शब्दावली आज हम देखते हैं। एक शब्द आता है कूटनीति। ये कूटनीति क्या है? तो जब हम विदेश नीति को क्रियान्वित करते हैं तो जिन तरीकों से वो क्रियान्वित होती है, यानी जब उसको लागू किया जाता है तो वो तरीके जो हैं वो कूटनीति कहलाते हैं। अब यहाँ पे वो तरीके कुछ शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं और कुछ इस तरीके के भी हो सकते हैं जो दबाव की राजनीति हो सकती है या धमकी की राजनीति। तो ये सब कूटनीति के अंदर सम्मिलित रहता है कि उसको व्यावहारिक रूप कोई देश किस तरीके से अपनी विदेश नीति को देता है। इसमें कई डिप्लोमेसीज बहुत ही फेमस नाम आते हैं, जैसे टी डिप्लोमेसी आती है, डिनर डिप्लोमेसी आती है, यानी चाय की टेबल पर, खाने की टेबल पर जब विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं और आपस में परिचर्चा करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे ये शब्द इजाद किए गए हैं, डिनर डिप्लोमेसी, टी डिप्लोमेसी। इसी तरह से जब पर्यटन है, खेल है, संस्कृति का विकास है, इन सब संबंधों को स्थापित करके भी आपस में संबंधों को बढ़ाया जाता है, तो इनको कल्चरल डिप्लोमेसी और इस तरीके के नाम दिए गए हैं। तो ये एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी इसके लिए चार शब्द आते हैं, साम दाम दंड भेद। तो ये डिप्लोमेसी के ही आपको 4 भेद मिलेंगे, कूटनीति के 4 भेद जो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है विचारधारा। विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय कोई भी देश जब फॉलो करता है तो वो उससे जिस विचारधारा को वो फॉलो कर रहा है और अन्य देश भी जिस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, यदि वो उसी के अनुसार है तो वो आपस में मित्र हो जाते हैं और विचारधारा के आधार पर वो एक संगठन के रूप में आ जाते हैं। अब यहाँ पे 1945 से लेकर 1990 तक विचारधारा के आधार पर ये विभाजन था पूरे विश्व का, एक साम्यवादी विचारधारा और एक पूंजीवादी विचारधारा। लेकिन अब वर्तमान में विचारधारा का जो महत्व है वो कम हो गया है और पूरे विश्व में एक उदारवादी चिंतन ही चल रहा है। तो अब विचारधारा का अलग अलग और दृष्टिकोण, नज़रिया या अलग अलग विचारों के आधार पर यदि हम देखें तो वर्तमान में ये हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है और सभी विश्व एक ही विचारधारा के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को और अपने जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनको चलाए हुए हैं। एक शब्द आता है बफर स्टेट। ये बफर स्टेट क्या होता है? बफर स्टेट का मतलब होता है कि मध्यवर्ती राज्य। 2 बड़े देशों के बीच में झगड़ा होना स्वाभाविक है। अब आपस में जब शक्ति होगी तो वो आपस में लड़ सकते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए बीच में एक छोटा देश यदि कोई है तो उसको बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब जैसे भारत और चीन, इसके बीच का जो बफर स्टेट है वो है नेपाल। तो ये बड़ा रोल प्ले करते हैं उन 2 जो बड़ी शक्तियां, उनको आपस में भिड़ने से बचाने के लिए ये बफर स्टेट जो है बीच में बड़े कार्यकारी सिद्ध होते हैं। इन छोटे देश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच का एक बफर स्टेट है अफगानिस्तान। तो ये हमें ध्यान में रखना, बफर स्टेट का ये एक प्रोसेस है या एक भूमिका उनकी महत्वपूर्ण रहती है। अब एक आता है आतंक का संतुलन। ये आतंक का संतुलन क्या है? आतंक का संतुलन वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है या अवधारणा कहें या कुछ भी कहें, जिसके कारण पूरे विश्व में वर्तमान में शांति स्थापित रहती है। अब 1945 के पश्चात कोई भी बड़ा जो युद्ध है, जिसे हम कहें तृतीय महायुद्ध, नहीं हुआ। तो इसका जो कारण है वो कारण ये नहीं है कि सब लोग बहुत शांति प्रिय हो गए हैं या शांति की आकांक्षा करने लगे हैं, ये इसका कारण नहीं है। इसका कारण ये है कि एक आतंक का संतुलन स्थापित हो गया है। यानी जिस देश से हम लड़ना चाहते हैं, हमें पता है कि उसके पास में बहुत अच्छे हथियार हैं, बहुत अच्छी जो वो भी हम पे अटैक कर सकता है। तो
जितनी मात्रा में हथियारों का और परमाणु जो ताकत है उसका विकास हो रहा है, उतनी मात्रा में जो है युद्ध और की संभावना घट रही है और शांति की संभावना जो है स्थापित किए हुए है। क्योंकि जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अटैक करेगा तो उसे ये पता है कि इसके पास भी ये सब शक्तियां हैं, यदि मैं इस पर परमाणु बम गिर सकता हूँ तो इससे पहले ये भी हमारे ऊपर गिर सकता है। तो इस कारण कोई भी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है और विश्व में शांति स्थापित रहती है। हालांकि बड़ी टेरर वाली शांति है ये, और इसको इसीलिए आतंक का संतुलन कहा जाता है। एक शब्द आता है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि कोई भी देश जो है वो इतना अधिक शक्तिशाली ना हो और जो अलग अलग उसका एंटी देश जो है वो भी अपने पक्ष में अपने बैलेंस बना के रखे और दूसरा देश भी। लेकिन यहाँ पे हमेशा शक्ति संतुलन रहता नहीं है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और राजनीति में देखते हैं तो मूल रूप से प्रत्येक देश जो शक्तिशाली होता है वो ये चाहता है कि शक्ति का संतुलन उसके पक्ष में रहे, यानी जो बहुत अधिक शक्ति उसके पक्ष में रहे। तो ये भी एक शब्दावली हमको देखने को मिलती है। एक आती है सॉफ्ट पावर्स। सॉफ्ट पावर्स का मतलब है कि जब हम कल्चर के माध्यम से, सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से और इस तरीके से खेल है और इनके माध्यम से जब हम संबंध बनाते हैं या रिश्ते बनाते हैं तो वो सॉफ्ट पावर्स जो हैं वो कहलाती हैं। और साथ में यदि हम और शब्दों को लें तो उसके अंतर्गत जैसे एक आता है सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा एक तकनीकी शब्दावली है और इसके अंदर एक समझौता होता है जिसमें सभी देश ये तय करते हैं कि यदि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम सब मिल करके एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। तो ये सामूहिक सुरक्षा एक शब्द आता है। और साथ में यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जैसे एक शब्द आता है देतांत। अब ये देतांत क्या है? तो जो शीत युद्ध चल रहा था उस समय जब शिथिलता आई, जब तनाव का दौर समाप्त हुआ तो उसको देतांत कहा जाता है, यानी तनाव शैथिल्य की स्थिति। अब ये शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का मतलब होता है कि ऐसा युद्ध जो कि हथियारों से नहीं लड़ा जाता, हथियारों से नहीं लड़के, और ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है, साइकोलॉजिकल वार, जिसमें एक दूसरे पर दबाव बनाया जाता है और एक दूसरे को भयभीत किया जाता है, लेकिन पूरे आमने सामने जो है युद्ध हथियारों से नहीं किया जाता। तो ये एक तरीके का शीत युद्ध रहता है। अब यहाँ पे एक बिंदु हमें और समझ लेना चाहिए कि जो कूटनीति है वो जब तक काम करती रहती है और उसका मुख्य रोल जो रहता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करना। जब कूटनीति और राजनीति समाप्त हो जाती है तो युद्ध शुरू हो जाता है। यानी यदि हम राजनीति और कूटनीति क्या रोल प्ले करती है या क्या उसका महत्व है, तो उसका महत्व ये है कि वो विभिन्न विरोधों के बीच में, विभिन्न तनावों के बीच में शांति की स्थापना करती है। और ये वार्तालाप से हो सकता है और किसी भी तरीके से, और जैसे बताए गए थे पहले कि आपस में किसी भी तरीके से थोड़ा सामने वाले को झुकना है, सामने वाले देश को थोड़ा अपने को झुकना है, तो बीच में कोई समझौते का एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि जहां दोनों देश या और जो समुदाय हैं वो सहमत हों। तो लेकिन जब ये स्थितियां नहीं रहती हैं तब युद्ध की शुरुआत होती है। तो युद्ध को रोकने के लिए कूटनीति, राजनीति ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। और ये इसीलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं तो इस विषय का महत्व इस बात में भी है कि यहाँ पे हम युद्धों और तनावों को मैनेज करते हैं। युद्ध तनाव जो है वो युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए उसके लिए तनावों को मैनेज किया जाता है, उनका मैनेजमेंट होता है। और साथ में कोशिश, कूटनीति और इन सब के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि किस तरीके से युद्ध को होने से रोका जाए। लेकिन जब ये सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तब अल्टीमेट जो है वॉर शुरू
होता है। लेकिन वॉर के समय में भी उसको समाप्त करने के लिए जो है वो वार्तालाप और समझौता वार्ताएं चलती रहती हैं। तो ये जो वार्तालाप है, समझौते वार्ताएं हैं, ये सब हमारी जिस शब्द से हमने इस लेक्चर को शुरू किया था, उसी से हम इसको समाप्त करते हैं कि यही जो है, यही एक डिप्लोमेसी है, कूटनीति है। और राजनीति का, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ही यही है, उसका महत्वपूर्ण जो कार्य वो यही है कि जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बीच में से वो समाधान किस तरीके से निकाल सकता है, और संघर्ष को जो युद्ध में कन्वर्ट होने से जो है उसको कैसे वो रोक सकता है, तनाव को कैसे कम कर सकता है, और विभिन्न देशों को किस तरीके से तैयार कर सकता है कि वो कुछ चीज़ों को जो कम महत्व की उनको छोड़ सकें दूसरों के लिए, और ऐसी बातों पे समझौते हों जो उनके राष्ट्रीय हित से रिलेटेड हैं। लेकिन अन्य राष्ट्र भी जब समझौते होते हैं तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सभी की पूरी इच्छाएं हो जाए और सभी को सब कुछ मिल जाए, तो वहाँ पे उसको मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में होती हैं, और इनको हमें इसी दृष्टिकोण से पढ़ना है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, विभिन्न जो संगठन हैं उनके बीच में, और एक संगठन का विभिन्न राष्ट्रों के साथ विभिन्न जो संगठन है उनका आपस में क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये पढ़ना है। और इसको पढ़ते समय यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि कई नई शब्दावलियाँ भी हैं, पुरानी भी हैं, जैसे उपनिवेशवाद है, नव उपनिवेशवाद है। इसको भी हम जान लेते हैं कि ये क्या शब्द हैं। उपनिवेशवाद का मतलब है, जैसे भारत एक उपनिवेश रहा, तो उपनिवेशवाद का मतलब है कि जब विदेशी लोग जो हैं वो उस देश की जिस देश को अपना गुलाम बनाती थी, वहाँ जाके जब वो रहने लग जाती थी तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। लेकिन एक नव उपनिवेशवाद जो है वो ये है कि अब वो वहाँ पे जो देश किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बनाता है, वो वहाँ जाके रहता नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से उसको गुलाम नहीं बनाता, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से उसको अपने नियंत्रण में रखता है। तो इसको कहलाता है नव उपनिवेशवाद। इसी तरीके से एक शब्दावली है वैश्वीकरण या जो ग्लोबलाइजेशन है। इसका मतलब यह है कि जो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था है वो आपस में जुड़ी हुई है, और संपूर्ण जो इसमें यह उम्मीद की जाती है विभिन्न राष्ट्रों से कि वो अपने मार्केट जो है वो अन्य विदेशी सामग्री के लिए खोलेंगे, और अपने जो देश के अंदर जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है विदेशी वस्तुओं के ऊपर, उसको वो कम करेंगे। तो यहाँ पे एक पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में जब हम कल्पना करते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से, तो वो जो शब्द है वो वैश्वीकरण के रूप में हमारे सामने आता है। और नियो एक शब्द आता है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो ये एक किस तरीके से संचालित हो सकती है, इसके कुछ टर्म्स हैं, रूल्स हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपको शब्द हैं जो पढ़ने को मिलेंगे। और बाकी उदारवादी दृष्टिकोण, उग्रवादी और यथार्थवादी, ये सब जो दृष्टिकोण हैं इनके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी।